नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास दोस्तों हम लोग हिंदी कहानी में जो प्रथम कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, उस पर बात करेंगे और इसकी मूल प्रति को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में। इससे पहले हम लोग दोस्तों धुलाई वाली और एक और कहानी थी, उन्हीं की चंद्रदेव से मेरी बात है, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। अब आज की तीसरी क्लास है कहानी की और इसमें हम लोग एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ेंगे जो माधव सप्रे द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी 1901 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले भी बहुत सारी कहानी प्रकाशित हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन कहानी के हर पक्ष को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे प्रथम कहानी नहीं माना गया। यह कहानी एक गुमशुदा पत्रिका थी जिसका नाम था छत्तीसगढ़ी। तो ये छत्तीसगढ़ी पत्रिका में छपी थी दोस्तों ये कहानी, तो आप लोग याद रखिएगा। यह कहानी पहली बार छत्तीसगढ़ पत्रिका में छपी थी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इस पे काफ़ी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं हिंदी कहानी के विकास परंपरा में। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो हमारे दोस्त ये सब बातें नहीं जानते होंगे तो वो हमारी जाके कहानी का उद्भव और विकास का पहला क्लास देख लेंगे। वहाँ पर विस्तृत रूप से इस बारे में पूरा चर्चा किया गया है, कहानी का उद्भव और विकास, कौन सी कहानी पहली है, इस पर चर्चा है और तमाम चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कि किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा ने बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्याओं को छोड़कर चल बसी। दोस्तों एक बूढ़ी औरत थी जमींदार साहब के घर के सामने, वो उसे खाली करने के लिए झोपड़ी करते थे, लेकिन वो विधवा औरत खाली नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पे उसकी पत्नी, उसके पति, बेटा और कुछ ही साल पहले 5 साल पहले उनकी बहू जो थी वो एक 5 वर्ष की उनकी बच्ची थी, तो उसे छोड़कर चल बसी, मतलब उनका मर गई थी। आगे कहानी में देखते हैं। अब यहीं उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती थी, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। दोस्तों बूढ़ी औरत अपनी पुरानी यादों को, पूर्व स्थिति याद करके, मतलब पुरानी यादों को याद करके कि पति भी थे, बच्चा भी था, बहू भी थी, लेकिन आज कोई हमारे साथ नहीं है, और उसको उस दुख में फुट फुट कर रोती थी उन बातों को याद करके। लेकिन जब से अपने श्रीमान पड़ोसी की, जैसे जमींदार की जो इच्छा सुनी थी कि बूढ़ी औरत झोपड़ी खाली कर दे, तब से वो मृत प्राय, मतलब बहुत मारे प्राय, जैसे मतलब बहुत उदास हो गई थी। जैसे नहीं बोलते हैं किसी को कि बहुत उदास हो गया, जैसे लग रहा है मरे जैसा हो गया है, उस टाइप के। दोस्तों आगे देखते कहानी में। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जैसे दोस्तों होता है एक लगाव, अगर हम लोग कोई जानवर भी पाल लेते हैं ना, छोटा सा, चाहे वो कुत्ता बिल्ली चाहे जो भी हो, तो उससे लगाव हो जाता है। वो तो बूढ़ी औरत वहाँ पर अपना ज़िंदगी गुजार चुकी थी, तो वहाँ से उसका लगाव हो गया था। दोस्तों आगे देखते हैं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब से अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। जब खाली कराने के सारे रास्ते बंद हो गए, बूढ़ी औरत फिर भी नहीं खाली की, तो जमींदार अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। श्रीमान जी बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। दोस्तों वो ज़बरदस्ती वकीलों को पैसे वैसे देकर वहाँ पे झोपड़ी पर अपना कब्जा करवा लिया, और आगे इसी में कहानी में, और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज
अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही है हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करे, एक करे तो एक विनती है आपसे। और आगे है कि जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब से जमींदार साहब ने अपना प्रपंच लगा के वकीलों से कह के पैसा वैसा दे के उस बूढ़ी औरत का झोपड़ी छुड़वा दिए थे उससे, तो उसकी जो बच्ची थी वो खाना पीना छोड़ दी थी, वो उदास रहती थी हमेशा दोस्तों। तो वो बूढ़ी औरत आई है और अपना निवेदन कर रही है जमींदार साहब से। आगे देखते हैं क्या कर रही है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वह वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि यह झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुराने बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। विधवा औरत जैसे ही अंदर झोपड़ी में गई दोस्तों, तो वहां पे उसको अपनी यादें वहीं पे गुजारे हुए पूरे दिन याद आने लगे कि यहाँ पे ऐसे थी, पति के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, और वो सारी बातें उसे याद आने लगी और फिर वो स्मरण करके याद करके वो चीज़ें रोने लगी। अब अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले चली आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर ने से न कहकर वह स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उन्होंने ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। दोस्तों, जो विधवा औरत ने टोकरी भर में मिट्टी भरा था, वो जमींदार साहब से निवेदन करती है कि आप हमारे सर पे उठा दीजिए, मैं लेके जाऊंगी। लेकिन जब जमींदार साहब वहाँ कुछ नौकर थे तो उनसे ना कह के वो स्वयं हाथ लगाने चले जाते हैं टोकरी को उठा के बूढ़ी औरत के सर पर रखने के लिए, लेकिन उनसे थोड़ा भी वो टोकरी नहीं उठी और लज्जित होकर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। आगे देखते हैं कहानी में है कि यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप लोग इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप लोग मूल प्रति हार्ड कॉपी लेके पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस पंक्ति को देखिए एक बार और आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से और इस पे, क्योंकि दोस्तों ये पूछ सकता है, एक कोटेशन जैसा है दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए या पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चात कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी। ये कहानी दोस्तों जमींदार के रूप में स्वार्थपरकता दिखाई गई है कि कितना लोग स्वार्थी होते हैं और उसके लिए वो लोग अपन धर्मान होते ही अपनी चीज़ें और मर्यादा भूल जाते हैं, और यही सारी चीज़ें दिखाई गई है दोस्तों। तो इस पे चर्चा हम लोग अगली क्लास में बहुत ही विस्तृत तरीके से करेंगे। इस कहानी का सारांश, कथानक, विशेषताएँ और महत्वपूर्ण बिंदु और कौन से क्वेश्चन इस कहानी से आ सकते हैं, तो इस पे हम लोग बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों के प्यार की वजह से हमारा 500 प्लस दोस्तों सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए वीडियो को दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक टोकरी भर मिट्टी के विस्तृत चर्चा करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।